गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के 4th लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारा 4th लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा मटेरियल्स को क्लासिफिकेशंस किया, बेसिकली सॉलिड को क्लासिफिकेशंस किया, और सॉलिड को क्लासिफिकेशंस के बाद हमारे पास जो लास्ट में आया वो सेमीकंडक्टर आया। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में हमने इंटर किया, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली जाना, क्योंकि वहीं से हमारे सेमीकंडक्टर स्टार्ट होता है। तो उससे पहले या कहूँ तो आज से पहले वाले जो भी लेक्चर हैं वो डेडिकेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, लेकिन आज के बाद इस लेक्चर को इंक्लूड करते हुए ये जो लेक्चर है और ये जो क्लासें होंगे, ये क्लासेस डेडिकेटेड होंगे सेमीकंडक्टर। सेकेंड जो चैप्टर हम लिखाए थे वो सेमीकंडक्टर था, तो हम लोग यहाँ से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में एंटर करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स को एनर्जी बैंड के बेसिस पर देखा था, कल की क्लास में एनर्जी बैंड के बेसिस पर देखा था। आज हम उसी सेमीकंडक्टर्स को बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, 2 टाइप्स में। फर्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी को वो कितना कंडक्ट करता है, दूसरा सेकंड जो है एनर्जी बैंड के बेसिस पर, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकेंड एनर्जी बैंड। जो है फर्स्ट क्या कहता है भाई, रेजिस्टिविटी, कि कोई चीज़ कितना रोकता है, करंट को कितना रोकता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से कितना रोकता है। तो सेमीकंडक्टर अगर सब्सटेंस को देखें तो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस जो होते हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, वो रेजिस्टिविटी कंडक्टर के केस में 10⁻⁻⁴, और इंसुलेटर के केस में वो कितना हो जाता है, 0.5 ओम मीटर हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इज द सब्सटेंस व्हिच हैज रेजिस्टिविटी इज 10⁻⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर रिस्पेक्टिवली। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी 0.5 ओम मीटर इंसुलेटर के लिए है और 10⁻⁴ ओम मीटर कंडक्टर्स के लिए है। जैसे कि हो गया, इसके लिए एग्जांपल के देखें तो कौन से मटेरियल्स सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहला हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कार्बन। ये बहुत सारे प्रकार के एटम्स होते हैं। क्यों हम इसको सेमीकंडक्टर बोले, तो सेमीकंडक्टर हम इसको क्यों इसलिए बोलते हैं भाई, क्यों का क्वेश्चन का जवाब हमें आगे की नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, हल थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर देते। देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो भी होंगे, या हम ऐसे कहें कि सेमीकंडक्टर हम उसको कहेंगे, उस मटेरियल्स को कहेंगे या उस एटम को कहेंगे जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस ऑर्बिट में कितना हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर, या ऐसे एटम्स को क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर एटम्स कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कार्बन। इन सब के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो पूरे क्लास रहेगा, हम लोग सेलेनियम और कार्बन को नहीं अपने यूज में लाते हैं, मोस्ट यूज में लाते हैं किसको, जर्मेनियम और सिलिकॉन को। हमारे पूरे जो भी सेमीकंडक्टर के चैप्टर होंगे वो जर्मेनियम से ही होगा बना हुआ, या तो सेमीकंडक्टर डिवाइस सिलिकॉन से बना होगा। बाकी इन सब को हम लोग उतना यूज में नहीं लाते हैं। फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्यों यूज में नहीं लाते हैं, इसका भी इसके पीछे का लॉजिक है और रीज़न है, बाद में चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो है, सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, सेमीकंडक्टर को अगर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पर डिफाइन करना चाहे तो क्या कह सकते हैं, ए सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज़ ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड। कोई अगर सेमीकंडक्टर सब्सटेंस होगा तो उसकी जो वैलेंस बैंड होगी वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी, लेकिन
कंडक्शन बैंड जो होगा वो कंडक्शन बैंड नियरली एम्प्टी होगी, मतलब एम्प्टी के नियर में होगा। हाँ, पूरा एम्प्टी नहीं हो सकता, एक दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ भाग सकते हैं, कंडक्शन बैंड में भाग सकते हैं, लेकिन एक दो से तो हमें काम चलेगा नहीं, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, नियरली एम्प्टी ही तो कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली क्या होता है, फुल फिल्ड होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है भाई, नियरली एम्प्टी। और इन दोनों के बीच में, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी का गैप होता है, वो क्या होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सेपरेटिंग टू, जो बोथ को सेपरेट करता है, वैलेंस को और कंडक्शन को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उसको भी हमने देखा, इससे पहले वाले लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन का वोल्ट क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्यों दिया गया भाई, हम डिफिनेशन से ही तो काम चला सकते थे, प्रॉपर्टीज क्यों दिया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब ही होता है कि इसके पास जो भी चीज़ है ये इसकी वास्तविकता है, वास्तविक में इसके पास है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी मतलब कि इसके पास जो भी है प्रॉपर्टी में वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हर मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ऐसा कहें कि मानव के पास भी प्रॉपर्टी होता है जो कभी चेंज ना हो। जैसे हम कह देंगे कि रुपया, नहीं भाई ये तो हमारे पास आएगा चले जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आपका एजुकेशन, हमारी एजुकेशन, वो हमारा प्रॉपर्टी है, वो अब वो चेंज नहीं हो सकता है, जो आ गया है अब वो चेंज नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारा थिंकिंग प्रोसेस, ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो उसी प्रकार इस मटेरियल्स के पास भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके पास, इसकी जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी मतलब कि अपोज करने का, करंट को पास करने का रजिस्टिविटी, उसी को कहते हैं अपोजिशंस ऑफ अपोजिशंस। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी को वो कितना रोकता है, कितना अपोज करता है, पास होने से कितना अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से कितना रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, रजिस्टिविटी कहते हैं। तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर के पास जो रजिस्टिविटी था, रजिस्टिविटी कहने का मतलब ही इस बात का डिफाइन करता है, इस बात को डिफाइन करता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कितनी एनर्जी दिया जा रहा है। रजिस्टिविटी तो ये हुई ना, मतलब एनर्जी गैप को भरा जा रहा है, एनर्जी गैप भरा जा रहा है। अगर एनर्जी ज़्यादा लग रहा है एनर्जी गैप को भरने में, तो हम कह देंगे कि एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, तो भाई इसके पास क्या है, रजिस्टिविटी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी देंगे तो हम एनर्जी के बेस पर क्या कह सकते हैं, हम एनर्जी के बेस पर उसको कह सकते हैं कि ये रेसिस्ट कर रहा है, ये रोक रहा है, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी दिया जा रहा है। तो इंसुलेटर के केस में जो रजिस्टिविटी था, वो जो गैप था फॉरबिडन गैप, उस फॉरबिडन गैप में हम एनर्जी डाल रहे थे, एनर्जी को फुलफिल कर रहे थे, तो उसमें बहुत अधिक एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए हम कहते थे कि भाई इसमें अगर अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसकी रजिस्टिविटी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बहुत अधिक टाइटली पकड़ के रखा हुआ, पकड़ बना के रखा हुआ है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के केस में क्या है, इसकी जो रजिस्टिविटी है, हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कहाँ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। तो इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, फर्स्ट इंसुलेटर से क्या होता है, इंसुलेटर से कम एनर्जी इसके अंदर में जाएगा, फॉरबिडन गैप के बीच में जाएगा, लेकिन कंडक्टर से अधिक है। कंडक्टर को हमने डेप्थ बॉडी बोला था, कंडक्टर्स मटेरियल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको डेप्थ बॉडी बोला था। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
की आवश्यकता है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। तो इसकी रजिस्टिविटी क्या हुई, इंसुलेटर से कम हुआ और कंडक्टर से अधिक हुआ। सेमीकंडक्टर सेकेंड जो हमारे पास है, सेकेंड जो है सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड एंड नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। वही बात जो हम डेफिनेशन में लिखा है कि इसकी जो ऑलमोस्ट फिल्ड होती है, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड होती है, लेकिन कंडक्शन बैंड नियरली एम्प्टी होती है, ठीक है। उसके बीच में एम्प्टी क्यों है, खाली क्यों है, क्योंकि उसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, इसीलिए वो खाली है। अगर ओवरलैप करता तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस और कंडक्शन दोनों ओवरलैप कर जाते, तो इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसीलिए कहते हैं कि नीचे वाले जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली फुल है, और ये गैप के बाद कंडक्शन बैंड नियरली एम्प्टी है। सेकेंड जो है, सेमीकंडक्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये जो है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम बोलते हैं कि अगर हम इस मटेरियल में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही ये जो मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे भाई, इस मटेरियल्स कि जो भी वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते हैं, अगर टेम्परेचर इसमें नहीं देते हैं तो क्या रहेगा भाई, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में कंप्लीटली रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में वो पहुंच नहीं पाएगा, उसके बीच में गैप रहेगी। तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। इसका मतलब दैट इज कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड में पहुंच जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो ये एक अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द रेसिस्टेंस, इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस डिक्रीज होगी। मतलब रेसिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ही हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचे जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए स्वतंत्र है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। जैसे कि जर्मेनियम एटम को देखिए, तो जर्मेनियम एटम्स की बात करें तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, और जब बैलेंस बैंड में रहेंगे तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कंडक्शन बैंड में जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, उस गैप को फुलफ़िल किए, एनर्जी जो गैप है उस गैप को फुलफ़िल किए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो ये एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये अच्छा कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है। तो वही कहा गया, जर्मेनियम इज एक्चुअली इंसुलेटर, ये क्या है, एक इंसुलेटर है, लेकिन एट ए हाई टेम्परेचर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर है, लेकिन इट इज़ गुड कंडक्टर, ये एक अच्छा कंडक्टर कब होता है, एट द हाई टेम्परेचर, एक अच्छा कंडक्टर हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। अब देखिए फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, व्हेन सुटेबल इम्प्यूरिटी, यहाँ पर दो शब्द है, सुटेबल मतलब कि आप मान के चलिए कि इसके
एटम्स के बीच में, इसके एटम्स जो एटम्स के अरेंजमेंट है, इस एटम्स के अरेंजमेंट के बीच में अगर हम कुछ बाहर से इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब जो ये एटम्स हैं, जिस एटम्स के ये बने हुए हैं, ठीक है, एटम्स मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जितने भी एटम्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जितने भी एटम्स होंगे, इस एटम में हम क्या करेंगे, अलग से या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले, मतलब वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस एटम्स को पकड़ के इसके एटम्स में मिला दें। तो क्या हो गया भाई, इम्प्योरिटी हुआ या नहीं हुआ, डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हुआ दोनों में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एटम थे, उस एटम्स में हम क्या किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले वैलेंस एटम्स को हम क्या किए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स को मिलाए। तो मिलाने के बाद ये क्या हुआ, इम्प्योरिटी हुआ भाई। इन दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस है, इसके पास 4 था, उसके पास 5 है, ये दोनों मिला तो इम्प्योरिटी। सूटेबल मतलब इसको सूट करने वाला, सूट करने का मतलब कि इसमें आराम से ये मिल जाए, आराम से ये मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, तो कैसे मिल पाएगा, नहीं, मिलने के लिए इसी के नियर अबाउट ऐसे होना चाहिए, तो इसमें जो मिल जाए, अपना जगह को वो बना ले। तो सूटेबल इम्प्योरिटी जैसे हम इसमें ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी मतलब दूसरे ऑर्बिट के, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस ऑर्बिट में, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले वैलेंस ऑर्बिट को 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले वैलेंस ऑर्बिट में हम इंटर किए, तो ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो, प्योर नहीं है, इम्प्योरिटी। आर्सेनिक या गैलियम अगर हम ऐड करते हैं टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो इट करेंट कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसकी जो करंट का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज, और दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर, वी विल डिस्कस द लेटर इन डेप्थ। हम लोग ये जो इम्प्योरिटी है चेंज होने के बाद, करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा बात है भाई। क्यों बड़ा बात है भाई, क्योंकि जो प्योर एटम्स हैं, 4 वैलेंस वाले एटम्स हैं, वो सब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज तो करेंगे, कंडक्शन में पहुंचाएंगे, लेकिन जितनी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितने करंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम आगे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, और देखेंगे ही नहीं, इसी पर पूरा खेल है सेमीकंडक्टर्स में। ये जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी पर ही पूरा स्टोरी है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी को हम लोग आगे की क्लास में फर्दर देखेंगे। 5th पॉइंट है कि ए सेमीकंडक्टर हैज़ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट इज एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ऑर्डरली मैनर। मतलब क्या, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एक स्वच्छ मतलब कि इसकी जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, वो एटम्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होता है, रेंडमली नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 6 एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में शिफ्ट रहता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब अच्छा से स्वच्छ कह दें, अच्छा से कह दें, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके एटम्स को देखें तो इसकी एटम्स जो होती हैं वो ऑर्डरली मैनर में, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है, ये एटम्स ऑर्डरली मैनर में ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे एटम्स, ये ऑर्डर में क्या रहेंगे, सेट रहेंगे, ऑर्डर में सेट रहेंगे, ऐसे इस ऑर्डर में रहेंगे।
इसीलिए इसको क्या बोला गया भाई, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ सेमीकंडक्टर आर अरेंज इन ऑर्डरली मैनर। ये क्या है, ऑर्डर में है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब तो एक इधर 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 इधर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, रैंडम है, रैंडम है। किसी अगर हम पैटर्न को देखना चाहें तो पैटर्न हमें इसमें ऐसे भी दिखेंगे, पैटर्न हमें ऐसे भी दिखेंगे, ऐसे भी दिखेंगे, पैटर्न हमें ऐसे भी दिखेंगे, पैटर्न हमें ऐसे भी दिखेंगे। तो ये सब क्या है, पैटर्न है। मतलब एक पैटर्न को इसकी जो एटम्स होती है फॉलो करती है। मतलब एटम्स बनाया ही ऐसा बना ही ऐसा है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसकी एटम्स क्या होती है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी को देखा, हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, हम बॉन्ड देखेंगे। हम यहाँ तक तो पहुँचे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है। तो अब हम इसके अंदर में पहुँचेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह से ये बिहेव करता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड को देखेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा है, एक रैंडमली ऑर्डर में ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये आखिर अपने से नेबरहुड वाले एटम्स के साथ किस तरह बॉन्ड है, किस तरह पकड़ के रखा है। हम तो कह सकते हैं ना भाई कि एक एटम दूसरे एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स इंडिपेंडेंट है, ये 4 है, इसके वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों आखिर पकड़ के क्यों रखा है, इसके बीच में क्या है जो ये मान के चलिए कि इस एटम को बना रहा है, इस एलिमेंट्स को बना रहा है। जैसे कि देखिए इसकी बात करें हम, ये मार्कर है, इस मार्कर्स के अगर हम देखें तो इस मार्कर्स के जो एटम है एक दूसरे से पकड़ के बना है, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है, रिजिड दिख रहा है। अगर रिजिड नहीं होता तो इसकी एटम्स अगर पकड़ने बनाई रहती एक दूसरे एटम्स के साथ, तो क्या होता है, ये गैस की तरह इस इन्वायरमेंट में फैला रहता जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट अगर कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर अगर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैसे बॉन्ड बनाए, ये एटम दूसरे एटम के साथ, दूसरे सेमीकंडक्टर एटम के साथ या अपने नाइबर वाले एटम्स के साथ ये किस तरह से बॉन्ड बना के रखा है, किस तरह से एक दूसरे को पकड़ के रखा है। इसीलिए सॉलिड के फॉर्म में दिखता है, ये रिजिड दिखता है। इसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को नहीं पकड़ सकते हैं, तो उसको हम इसके बाद देखते हैं। तो देखिए हम पहले समझते हैं और समझने के बाद इसको लिख देंगे। देखिए लिखने का पर्पस है कि अगर हम अपने दिमाग से लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप पढ़ने में जिज्ञासु हैं या चीज़ों को, वास्तविकता को जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अगर हम लिखें तो कुछ लाइंस की डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन, तो उस लाइंस के बीच में आप रीड नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने दिमाग से देंगे। तो हो सकता है कि कुछ जो शब्द हैं वो आगे पीछे हो जाए, तो इसलिए कि हम क्या करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं और हम लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ही हुआ कि रीड बिटवीन द लाइन, तब आप लाइंस के बीच में रीड कर सकते हैं। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। ये किताब का लैंग्वेज है, और अगर अपनी लैंग्वेज मिला देंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका एक नोट भी प्रॉपर बन जाए। मतलब नोट प्रॉपर बनने का मतलब हुआ कि इसके बाद आपको दूसरे नोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको या किसी किताब में अगर जाएंगे
तो एडवांस हाई एडवांस लेवल में जाएंगे तो हो सकता है इसके ऊपर जाएंगे तब, लेकिन इस लेवल में किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट है बॉन्ड इन अ सॉलिड, उसको हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, अगर हम बात करें बात करें सेमीकंडक्टर एटम्स में, तो सेमीकंडक्टर्स के जो वैलेंस ऑर्बिट है या आउटर मोस्ट लास्ट ऑर्बिट है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कहेगा 4, ऑब्वियसली बात भाई 4। उसके बगल में जो एटम्स होंगे उसके पास भी कितने होंगे? 4। फिर उसके बगल में जो होंगे उसके पास भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है, किसी भी एटम्स की बात करें तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? लास्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, अपने आप को क्या करना चाहता है? कंप्लीटली फुलफिल करना चाहता है। तो कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए भाई? उसको इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के पास कितने एटम्स, उस एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है, तो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो अपने बगल वाले एटम्स के साथ सौदा करता है, बार्गिंग करता है। क्या करता है? बार्गिंग करता है, सौदा करता है कि भाई हम दोनों चाहेंगे तो कंप्लीट हो सकते हैं, कौन कह रहा है? तो वो एटम कह रहा है। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है दूसरे एटम के जो लास्ट ऑर्बिट है उस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से कह रहा है हम दोनों चाहेंगे तो कंप्लीट हो सकते हैं, हम दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। तो सेकेंड वाला बोला भाई कैसे? सेकेंड वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बोले, आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोले, कैसे? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि शेयर करते हैं। शेयर मतलब क्या? कि आपका इलेक्ट्रॉन्स की अगर मुझे आवश्यकता होगा तो हम आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, और मेरे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर कर लीजिए। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से शेयर करता है। इसको मिटाते हैं, फिर लिखेंगे हम। ये शेयर कैसे करता है भाई? ये देखिए, हम सपोज करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर में ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, और थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा सा करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो एटम होते हैं, एटम का अरेंजमेंट जो होता है एक ऑर्डर मैनर में होता है। ये ऑर्डर मैनर है, इसी के लिए हम इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ये कौन से एटम हैं? सेमीकंडक्टर एटम्स हैं, और सेमीकंडक्टर एटम्स के हमने जो दिखाया है ये वैलेंस ऑर्बिट है। तो वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1 2 3
और 4, ये वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार ये भी वैलेंस ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई। इसके पास भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, अब देखिए हमारा ये कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो एटम था, ये एटम बोला भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बार्गिंग कर सकते हैं, सौदा कर सकते हैं। सौदा क्या कर सकते हैं, हम लोग फुल हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। तो सेकेंड वाले एटम से बोला, तो बोला भाई कैसे, तो बोला हम दोनों शेयर करो, इलेक्ट्रॉन शेयर करो। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन्स हमारा है और एक इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा ले लेते हैं हम, शेयर करो, ठीक है। तो ये बोला ठीक है, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगा तो हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर अपने ऑर्बिट में घुमा सकते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यकता पड़ेगा तो हम अपने ऑर्बिट में घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये देखिए अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, 4th इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के साथ क्या कर लिया, सौदा कर लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इस अपने बगल वाले एटम्स के साथ, बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ सौदा कर लिया। अब देखिए इसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने शेयर कर लिया। अब ये भी एटम्स, ये एटम्स देखिए, ये एटम्स अपने बगल वाले के साथ क्या करेगा, एक के साथ ये सौदा कर लेगा, इसके साथ क्या करेगा, ये सौदा कर लेगा, इसके साथ क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा, इसके साथ ये शेयर कर लेगा, ये भी शेयर कर लेगा, ये भी इसके साथ शेयर करेगा, ये भी इसके साथ शेयर करेगा, ये भी इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। देखिए अब इस अगर एटम को देखें तो 2 2 4, इधर भी आएगा एटम होगा, इधर भी क्या करेगा 4 2 6, और इधर जो एटम है वो 8। ये भी क्या हो गया, कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हुआ तो छोड़ेगा क्यों भाई, ये एटम्स कंप्लीट हो गया तो देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद क्या भाग जाएगा, क्या कंप्लीट हो गया तो ये इनर्ट गैस बन गया क्या, नहीं, यहाँ पर सेल्फिश है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो कहेगा अब हम फ्री होना चाहते हैं, तो ये कहेगा भाई तुम अपने आप को कह रहे हो, हमारा इलेक्ट्रॉन्स लेके तुम कह रहे हो कि हम फ्री हो गए, अब हम निकलना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है कि तुम मुझे निकालो। तो ये कहेगा हम क्यों निकालेंगे भाई, तो जब ये कहेगा हम क्यों निकालें तो ये भी कहेगा हम क्यों तुम्हें दें, निकलने नहीं देंगे। इसके अंदर में रह के हम लोग कंप्लीट हो जाओ, अलग बात है, अगर हमारी आवश्यकता पड़ी तो तुम लो, तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो हम लो। लेकिन अगर हम तुम्हारी अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम अपने ऑर्बिट में ला रहे हैं, इसका मतलब हम फ्री नहीं होने देंगे, कनेक्टिविटी तो है। तुम अगर फ्री होगे तो उससे पहले मुझे फ्री कर दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो सेल्फिश है, ये फ्री नहीं हो सकता है, ये फ्री होना चाहेगा, ये फ्री नहीं होने देगा। अपना इलेक्ट्रॉन्स कौन देना चाहेगा, लेकिन इन ऑर्बिट में रह के अपने एटम्स में इस मटेरियल्स में रह के तुम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री होने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ये पकड़े रहते हैं, ये पकड़ बनाए रहते हैं। शेयर तो कर रहे हैं, शेयर तो हो रहा है भाई, लेकिन शेयर के कारण ये फ्री नहीं हो पा रहा है। हाँ, अंदर में उस मटेरियल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरे से अटैच्ड है, पकड़ बना के रखा है, फ्री है, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अगर जाना भी चाहेगा तो दूसरा नहीं जाने देगा, क्योंकि दूसरा इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एनर्जी बॉन्ड। रुक जाइए, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको रोकते हैं, वीडियो को रोकते हैं, और रोकने के बाद हम लिखते हैं, और लिखने के बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए
हमने इसको लिख दिया। क्या है बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर? क्या है बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर में बॉन्ड कैसा होता है? द एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्डिंग एक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि द एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है, आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। किसके कारण? ड्यू टू बॉन्डिंग एक्शन, बॉन्डिंग एक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इसलिए पकड़ के रखता है क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है? बॉन्डिंग कर रहा होता है। बॉन्डिंग के कारण ही एक दूसरे को वो एटम क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। दिस बॉन्डिंग इज ड्यू टू फैक्ट दैट इट इज़ टेंडेंसी टू ईच एटम कंप्लीट इट्स लास्ट ऑर्बिट। और ये बॉन्डिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई वो क्या करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो दिस बॉन्डिंग इज ड्यू टू फैक्ट दैट टेंडेंसी टू ईच एटम, प्रत्येक एटम की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? टू कंप्लीट इट्स लास्ट ऑर्बिट एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी टेंडेंसी ही होती है कि वो अपने लास्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाउएवर द मोस्ट ऑफ सब्सटेंस द लास्ट ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट। अब जब कभी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो भी है, जो सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है, जो भी सॉलिड के फॉर्म में दिख रही है, वो क्या होते हैं? उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं, अगर उस मटेरियल्स की अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के देखें तो उसकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। दैट इज़ द लास्ट ऑर्बिट दैट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट ऑर्बिट के पास इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, दैट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस मेक द एटम एक्टिव टू इंटर इनटू बार्गिंग विथ अदर एटम। इसी के कारण अगर उसके पास कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा? वो एक्टिव होगा, क्या करेगा? बार्गिंग करेगा अपने नेबरहुड जो एटम है, इंटर टू बार्गिंग विथ अदर एटम, दूसरे एटम के साथ क्या करेगा? वो सौदा करने का प्रयास करेगा, बार्गिंग करने लगेगा। एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन से भरना चाहता, कंप्लीट करना चाहता है। उसी प्रकार इन सेमीकंडक्टर बॉन्ड, अगर सेमीकंडक्टर बॉन्ड की बात करें, आर फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी है तो वो क्या करेगा? वैलेंस बैंड को कंप्लीट करने के लिए शेयर करेगा, शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, सच बॉन्ड आर कॉल्ड, इसमें जो बॉन्ड होगा उसको कहते हैं कोवैलेंट। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो भाई, ये जो जर्मेनियम एटम है इसका हम अगर नाम लिखे तो ये कैसा है? जर्मेनियम एटम है। जर्मेनियम एटम है। जर्मेनियम एटम है। ठीक है, ये सारा जर्मेनियम एटम है। इस जर्मेनियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, या अगर बात करें सेंट्रल एटम को, देखो ये सेंटर में है, सभी एटम्स में ये सेंटर में है। सेंटर के जो फोर इलेक्ट्रॉन्स है, फोर इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरहुड के एटम के जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ क्या कर रहा है? ये बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है। फिर इसके ये जो एटम है इसके नेबर में इसके साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। ये जो नेबर में एटम है इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये जो नेबर में एटम है इसके साथ। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? ये शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को जिस तरह ये बॉन्ड बना कर रखा है, ऐसे बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड इन जर्मेनियम एटम, जर्मेनियम एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जर्मेनियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ टेंडेंसी टू ईच जर्मेनियम एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो टेंडेंसी होती है वो प्रत्येक
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है टेंडेंसी कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करें, लास्ट ऑर्बिट को हम क्या करें, कंप्लीट करें। तो वही कह रहा है कि इट इज़ टेंडेंसी टू ईच जर्मेनियम एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। ये जो जर्मेनियम एटम है, इस एटम्स के टेंडेंसी ही होता है कि हम अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, रखें। ठीक है, टू डू, इसलिए टू डू ईच नाइबरिंग एटम शेयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। इसलिए जो नाइबरिंग एटम होता है उस सेंट्रल एटम के साथ क्या करता है, ये जो नाइबरिंग एटम है ये भी सेंट्रल एटम के साथ क्या करता है, शेयर करता है। इन दिस बिजनेस शेयरिंग द सेंट्रल एटम कंप्लीट इट्स ऑर्बिट बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो शेयर करता है, ये बिजनेस में क्या होता है भाई, ये जो चाहता है वो इसको प्राप्त हो जाता है, ये उसको मिल जाता है। और ये शेयरिंग करने के बाद जो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों ओर ये रिवॉल्व करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए, हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 45 था हम लोग का अप्रोक्सीमेट लास्ट मिनट। तो हम लोग यहाँ तक इसको देखें। अब हम लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, एंड अप करते हैं। और एंड अप करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इसमें जाती है, जब क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को इंटर करवाएंगे, तो टेम्परेचर इंटर होने के बाद इसकी क्या इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होती है, और इफ़ेक्ट होने के बाद उस इफ़ेक्ट को देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम हॉल करेंट। हॉल क्या होता है, हॉल का कॉन्सेप्ट कल इसमें निकल के आएगा बाहर। टेम्परेचर जब इंटर करेगा तभी हॉल का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तैयारी कीजिए अच्छा से और बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अंतिम एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो हमारा मोटिवेट बना रहे। हम मोटिवेटेड रहें, तभी हम आपको और डीपली कॉन्सेप्ट और अंदर तक हम इस सारे चीज़ों को लेकर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।